हेलो प्यारे विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने राजनीति एवं राजनीति विज्ञान का जो सामान्य अर्थ है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार उसके ऊपर विशेष चर्चा की थी। आज हम राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण, जिसे आदर्शवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहा जाता है, जो कि अध्ययन की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का प्रथम दृष्टिकोण माना गया है। इसकी शुरुआत या इसके काल को यदि हम समय सीमा के हिसाब से देखें तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक का जो काल था, उस काल में राजनीति और राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई जो भी व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन जो किया गया, उसको दृष्टिकोण के हिसाब से परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा जाता है। और इस दृष्टि से जिन विचारकों ने इसमें अपना योगदान दिया, या इस समय या इस कालक्रम के अनुसार जिन विचारकों ने इसके ऊपर अपने सिद्धांतों का या अपनी विचारधाराओं का निर्माण किया, उनमें प्रमुख रूप से रहे हैं प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, ऑगस्टाइन, एक्विनास, लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, कांट, हीगल, ग्रीन आदि। तो ये वो सभी विचारक हैं जिन्होंने राजनीति के अध्ययन में एक दृष्टिकोण के अर्थ में जो अध्ययन जो पद्धतियाँ थी और सिद्धांत निर्माण की दृष्टि से जिन पद्धतियों का इन्होंने सहारा लिया, वो थी ऐतिहासिक, कानूनी, दार्शनिक, वर्णनात्मक और नैतिक। बेसिक रूप से जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक आदर्शवादी और शास्त्रीय दृष्टिकोण है। तो जो राजनीतिक जो मूल्य हैं और जो आदर्श की जो बातें हैं, अर्थात पूरा जो दृष्टिकोण है वो कल्पनाओं पर आधारित है, और इसका मूल जो मुख्य मोटो है इन सभी विचारकों का कि वाकई में क्या होना चाहिए पर इन्होंने बल दिया। इसीलिए यह जो दृष्टिकोण है वो पूरा ही औपचारिक वश कल्पनाओं पर आधारित रहा है। क्या होना चाहिए से आज से, जैसे प्लेटो हैं, उन्होंने बोला कि दार्शनिक राजा का शासन होना चाहिए। दार्शनिक राजा किस प्रकार से बनेगा, तो उन्होंने बोला कि भाई इस प्रकार की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए जिसमें निपुण होकर कोई भी राजा इस योग्य बन सकता है, और दार्शनिक राजा का शासन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसी प्रकार जो अरस्तु हैं, उन्होंने भी 158 संविधानों का अध्ययन करके यह बताया कि इस प्रकार का जो संविधान है या शासन है वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो पूरी ही कल्पनाओं पर आधारित इन्होंने अध्ययन पद्धति को अपनाया, जिसके माध्यम से ये केवल राज्य और सरकार के अध्ययन पर ही बल देते रहे, जो कि यह दृष्टिकोण आलोचना का शिकार भी बनता है। क्योंकि इसका जो अध्ययन का जो क्षेत्र है वो बड़ा ही संकुचित और सीमित माना गया है। क्योंकि जो आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि इसका अध्ययन का जो क्षेत्र है वो सीमित रहा है। ये केवल जो औपचारिक जो संस्थाएं हैं, जैसे राज्य, सरकार और जो शासन के कुछ अंग हैं, उनके ही अध्ययन पर बल देता रहा है। और जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था, जो पॉलिटिक्स है, जो कि पोलिस शब्द से निकला है, जो कि नगर राज्य का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता था, तो धीरे धीरे इसका स्वरूप समय और कालक्रम के अनुसार जैसे जैसे विचारकों ने अपना योगदान इस विषय के रूप में जब देना शुरू किया, तो उस राज्य सरकार से आगे निकलकर और परंपरागत दृष्टिकोण में इसमें कुछ जो प्रमुख जो परिभाषाएं हैं जिन्होंने कि परंपरागत दृष्टिकोण को पूर्ण बनाया, तो उसी हिसाब से जो पहली जो परिभाषा बनती है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन माना गया है। और इसके जो प्रमुख जो समर्थक हैं इस परिभाषा के, गैरिस, जकारिया, ब्लंटसली और गार्नर, तो ये मानते हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक राज्य राजनीति विज्ञान का स्थायी और केंद्रीय तत्व राज्य ही रहा है। क्योंकि जो अरस्तु है वो कहते भी हैं कि राज्य से बाहर और राज्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। यदि कोई राज्य के बिना जीवित रह सकता है, वो या तो पशु है या वो कोई देवता समान माना जाता है। और तो शुरुआत से लेकर इनका जो केंद्रीय तत्व है वो राज्य है, क्योंकि राज्य ही वह संस्था है जो
मनुष्यों के अंतर्गत नैतिक गुणों का विकास करती है, सद्गुणों का विकास करती है, और राज्य के अंतर्गत रहकर ही मनुष्य सद्जीवन जीना सीखता है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी प्रकार से जो ब्लंटसिली है, उन्होंने कहा भी है कि जो राजनीति शास्त्र है वह एक ऐसा विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है और उनका विकास कैसे हुआ है। इसी प्रकार जो गार्नर है, उन्होंने भी कहा है कि राजनीति शास्त्र है उसका प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण की जो आरंभिक जो परिभाषा है, उनमें जो प्रमुख परिभाषा है उसके अनुसार राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन माना गया है। दूसरी परिभाषा को यदि हम देखें तो जैसे जैसे हमने बताया था कि इसके स्वरूप में नगर राज्यों के जो स्वरूप है उसमें जैसे जैसे बदलाव आने लगा, तो उसी के अनुरूप दूसरी जो परिभाषा है उसके अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं क्योंकि सरकार का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य एक क्या है, अमूर्त संरचना है, जबकि जो सरकार है वो प्रत्यक्ष एवं मूर्त है, क्योंकि जो उस राज्य को चलाने का कार्य एक व्यवस्था करती है जो सरकार या शासन के रूप में होती है, उसी को देखा या पहचाना या महसूस किया जा सकता है। जो कि राज्य के मूर्त रूप में अभिव्यक्त होती है वो शासन या सरकार होती है, और वही संप्रभुता का प्रयोग भी करती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि संप्रभुता किसी भी व्यक्ति संस्था के द्वारा आदेश देने की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आगे सभी नतमस्तक होते हैं। तो सरकार तभी पहचानी जाती है जब उसके पास संप्रभु शक्ति होती है। अतः सरकार का अध्ययन ही इसके अध्ययन के अंतर्गत आना चाहिए। केवल राज्य के अध्ययन से ही इससे काम नहीं चलेगा, सरकार का अध्ययन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो इसके अंतर्गत आना चाहिए। तो इसके यदि हम समर्थकों में देखें तो सीले है, लीकॉक है, जिन्होंने कहा भी है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। तो सीले है वो भी ये कहते हैं कि जिस प्रकार राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान इसी प्रकार करता है जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, बीज गणित अंकों का और रेखा गणित स्थान व लंबाई चौड़ाई का। तो उसी प्रकार जो राजनीति विज्ञान है वह शासन के तत्वों का अनुसंधान करता है। तो पहली परिभाषा कि राज्य का अध्ययन है, दूसरी परिभाषा कि सरकार का अध्ययन है। अब हम तीसरी परिभाषा की ओर चलते हैं जो यह मानती है कि राजनीति विज्ञान यदि हम केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं तो उसके जो अनिवार्य तत्व हैं उनका अध्ययन अछूता रह जाता है। यदि उनके जो अनिवार्य तत्व जैसे राज्य शासन है उसका अध्ययन केवल मानते हैं तो राज्य जो कि एक बड़ी संस्था है उसके अंतर्गत रहकर ही ये अपनी कार्यशैली को संपन्न करती हैं, तो वो अछूता रह जाता है। तो जो डीमोक हैं, गिलक्रॉइस्ट हैं और इवन सीले भी इसमें शामिल हैं, वो ये मानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन माना जाना चाहिए, क्योंकि जो दोनों में से एक ही दृष्टि से किया गया है। क्योंकि राजनीति विज्ञान की जो अपूर्ण परिभाषा है, यदि हम सरकार का अध्ययन माने केवल तो ये भी अपूर्ण है, यदि राज्य का अध्ययन माने तो यह भी अपूर्ण मानी जाएगी। वस्तुतः दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध माना जाता है, किसी एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन नहीं किया जा सकता। यदि राज्य एक अमूर्त संरचना है तो सरकार उसे मूर्त व भौतिक रूप प्रदान करती है, और इसी प्रकार जो राज्य है वो प्रभु सत्ताओं को धारण करने वाला है जिसका प्रयोग सरकार करती है। तो दोनों एक दूसरे के अभाव में इस विषय को मूर्त रूप या पूर्ण रूप नहीं दिया जा सकता। जैसा कि डिमोक ने कहा भी है कि जो राजनीति विज्ञान का संबंध है वह राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यहाँ यदि हम डिमोक की परिभाषा को अन्य अर्थों में देखें तो जो राज्य है वो क्या है, एक साध्य है, और उसको चलाने वाला जो साधन है या उसके जो भी आदर्श हैं उनको स्थापित करने वाला जो साधन है वो क्या है, सरकार।
उसी प्रकार गिलक्राइस्ट ने भी कहा है कि जो राजनीति विज्ञान है वो राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। अर्थात राजनीति विज्ञान केवल यह नहीं है कि वो राज्य का अध्ययन करे, वो केवल यह नहीं है कि केवल सरकार का अध्ययन करे, वो उसकी पूर्णता इसमें है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का पूर्ण रूप से अध्ययन करता है। तो जो औपचारिक जो संस्थाएं हैं उनको लेकर जो परिभाषा की बहस छिड़ी कि ये इसके अध्ययन जो परिभाषा है या इसका अध्ययन जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या शामिल होना चाहिए, तो यह बात कहीं हद तक क्लियर हो चुकी है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत न केवल राज्य का अध्ययन नहीं बल्कि उससे जुड़ी हुई जो भी औपचारिक जो संस्थाएं हैं उनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत आना चाहिए। तो धीरे धीरे जब यह परंपरागत दृष्टिकोण आधुनिक समय की ओर बढ़ने लगा तो अंत में एक परिभाषा जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई जो राज्य है, सरकार है या दोनों हैं, आखिर ये जो इनकी कार्यशैली है या इनका जो कार्य क्षेत्र है वो वाकई में किसके लिए है। तो जब ये देखने में आया कि ये समाज के लिए है, तो समाज में कौन रहता है, समाज के अंतर्गत जो मानव नामक जो तत्व है वो रहता है, उसी के लिए ही ये समस्त क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। क्रिया या प्रक्रिया जो भी गतिविधि इनके माध्यम से की जाती है वो केवल मानव मात्र तत्व के लिए की जाती हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब तक उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य या सरकार की दृष्टि से उद्देश्यहीन और महत्वहीन होगा, क्योंकि इनके द्वारा जो भी प्रयोजन है वो सब मानव तत्व के या मानव मात्र के लिए ही किए जाते हैं। तो जो लास्की और जो हरमन हेलर जो इस परिभाषा के समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मानव के संदर्भ में किए जाने वाला अध्ययन है। जैसा कि लास्की ने कहा है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो राजनीति विज्ञान है वो एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत संगठित राजनीतिक समुदायों के साथ साथ स्वयं मनुष्य की स्थिति का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो यदि हम एक अर्थ के रूप में और एक परिभाषा के रूप में परंपरागत दृष्टिकोण को समझें तो परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का वह दृष्टिकोण है जो यह अभिव्यक्त करता है कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है। तो राजनीति विज्ञान की शुरुआत नगर राज्य से शुरू होती है, जो अपने बदलते हुए स्वरूपों में राज्य, सरकार, शासन, उसके जो अंग हैं और उनका जो समस्त जो प्रयोजन है वो किसके लिए है, मनुष्य के लिए। तो राजनीति विज्ञान इन सभी का अध्ययन माना जाता है। ऐसा जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो अपने अध्ययन के दृष्टि से अभिव्यक्त करता है। यदि हम अब बात करें परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, तो इसके क्षेत्र की दृष्टि में ये बड़ा ही विरोधाभास रहा है कि इसके क्षेत्र में हम किसको शामिल करें और किसको नहीं। तो आपने अब देख लिया होगा कि जो परिभाषा के माध्यम से यदि हम इसको समझें तो इसके अंतर्गत राज्य, सरकार, शासन, मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है वो सब इसके अंतर्गत आना चाहिए। लेकिन यह बहस आते आते सितंबर 1948 में जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उनकी जो संस्था है यूनेस्को, उसके द्वारा राजनीतिक शास्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उसमें जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके कुछ प्रमुख बंधुओं को उन्होंने सार गर्भित करके बताया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ये क्षेत्र होने चाहिए, जिसमें मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, राज्य का अध्ययन कि राज्य कैसा रहा है, कैसा होना चाहिए, उसकी कार्यशैली क्या है, सरकार का अध्ययन, स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संबंधों का अध्ययन, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन और जो भी राजनीतिक या राजनीति से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ, क्रियाशैली है, जिनके माध्यम से एक तरीके से राजनीतिक शिक्षाओं का भी प्रसार करने का कार्य किया जाता है, उनसे जुड़े हुए जो भी संगठन हैं जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत, चुनाव आदि, इन सब का अध्ययन भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
तो इस प्रकार से जो परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो वह दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत क्या होना चाहिए पर बल दिया गया और जो औपचारिक जो संस्थाएं हैं उसके अध्ययन पर बल दिया गया। ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। तो आज के लिए इतना ही परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का, और अगली कक्षा में हम राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।